हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है 12 फरवरी को हमारा सीजीपीएससी प्री का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए हमने छत्तीसगढ़ का अध्ययन प्रारंभ किया है भौगोलिक पार्ट का। उसमें हमने 2 वीडियो डाले हैं जिसमें आपको जिला का विस्तार बताया हूँ, जिला विस्तार के अलावा जिला का निर्माण बताया हूँ एवं मैप काटना बताया हूँ। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के भौतिक प्रदेशों का विभाजन। परंतु मुझे ये लगा कि मैंने छत्तीसगढ़ में आपको 2 चीज़ बताना भूल गया। चलिए पहले मैप बनाते हैं। मैप ऐसा फॉर्मली आप बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये मैप आपको हमेशा आपके मेंस के लिए काम आएगा। इसके अलावा अगर मैप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जिलों से संबंधित या सीमा से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस है या डाउट्स है वो बहुत जल्द क्लियर हो जाएंगे। और मैप काटने के लिए मैंने 28 जिले 33 जिले दोनों जिलों में कैसे करना है ये भी आपको वीडियो के माध्यम से बताया है। ठीक है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक, छत्तीसगढ़ में मैं एक चीज़ भूला था जो मुझे खुद को लगा कि मैंने उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई नहीं बताई। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई हमारे पास कितनी है? 435 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितने हैं? उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपके पास कितने हैं? 700 से लगभग 800 किलोमीटर। ठीक, अब हमको उत्तर और दक्षिण पता है तो हमारा क्षेत्रफल कितना है? छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 191 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में रहता है। 191 वर्ग किलोमीटर, कभी कभी 94 था, लेकिन सीजीपीएससी खुद 91 ले चुका है आंसर, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? 91 पढ़ते हैं। इसके साथ ही क्षेत्रफल के आधार पर ये भारत के कौन से नंबर का राज्य रहेगा? 9वां नंबर का, क्षेत्रफल के आधार पर ना। और बना कब? 26वां नंबर ही है। बनने के क्रम में क्या 26वां है? वो तो बात की बात है ना, जम्मू चेंज हुआ वो। ठीक है, अब उसके बाद इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 4.11%। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितना है? 2.1। ठीक, 2.11 कर लेते हैं। अब एक चीज और देखिएगा, जो छत्तीसगढ़ है उसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है? तो आपका है 30.43%। 30.43%। इसके साथ ही यह मध्य प्रदेश के कौन से जन्मदिन पर बना था? मध्य प्रदेश का जन्मदिन क्रमांक क्या था? 44वां नंबर। मतलब यह मानिए छत्तीसगढ़ का जन्म तो 1 नवंबर को हुआ है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश का जन्म हुआ 1 नवंबर 1956 को। ये सामान्य परिचय, ये आप लोग पढ़ सकते हो, बस मैं इसको डिस्क्राइब करता। आज हम लोग जो देखेंगे वो हमारा क्या है? छत्तीसगढ़ का भौगोलिक या भौतिक विभाजन। क्या देखेंगे हम लोग? भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन। मैंने साइड में कुछ नाम्स लिखे हैं, इस पैरामीटर में हम इसको याद करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक बार जिला काटता हूं ताकि एक चीज आपको क्लियर हो जाए, क्या कि हमारे भौगोलिक वाले पार्ट में कौन कौन सी जिले किस किस संभाग में या किस किस प्रभाग में शामिल है। ठीक है, ये हमारे सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये बिलासपुर संभाग, रायपुर दुर्ग, ये दुर्ग, ये रायपुर और ये बस्तर संभाग। स्टार्ट करते हैं हम लोग नीचे से ही। नीचे में हमारे पास, चलिए यहाँ से करते हैं जहाँ से करते थे। ये दुर्ग है, तो दुर्ग के बाजू में ये वाला हमारा राजनांदगांव, राजनांदगांव के ऊपर कवर्धा, कवर्धा के नीचे बेमेतरा और बीच में दुर्ग, और ये आपका बालोद। ठीक है, कवर्धा। अब इसके बाजू में या बेमेतरा के बाजू में बलौदा बाजार। फिर आपका क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट आपका रायपुर के नीचे आपका क्या हो जाएगा? धमतरी। ठीक है, धमतरी के बाजू में गरियाबंद GBR लिख दिया मैं। इसके बाजू में MSD महासमुंद। ठीक है, अब मुंगेली किससे टच करती है? यहाँ पे बलौदा बाजार से,
बिलासपुर भी टच करेगा बलौदा बाजार से, कोरबा एवं जांजगीर चावल भी करेगा बलौदा बाजार से। ये रायगढ़ है। यहाँ पे आपका जीपीएम, ये आपका बीएसपी, ये आपका मुंगेली, ये ऊपर वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा कोरबा, नीचे वाला पार्ट जांजगीर चांपा, ये वाला आपका रायगढ़। 33 जिला करूंगा आप। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये अलग कोरिया पार्ट हो गया, ये कोरिया सूरजपुर, ये ऊपर का बलरामपुर, ये नीचे वाला आपका सरगुजा, ये आपका क्या हो जाएगा जसपुर हो जाएगा। ठीक है, नीचे है आपका यहाँ पे कांकेर, ये वाला पार्ट आपका नारायणपुर, ये वाला पार्ट बीजापुर, ऊपर कोंडागांव बस्तर, ये दंतेवाड़ा, ये आपको सुकमा, ये आपको बीजापुर बस्तर, ये आपका कोंडागांव, ठीक है, ये कांकेर, ये आपका नारायणपुर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले फिर से मैं क्या करूंगा, इसके इस वाले पार्ट में क्या बना दूंगा, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ये इलाका क्या हो जाएगा मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। ठीक है, ये आपका राजनांदगांव RJN, ये आपका क्या हो जाएगा कबीरधाम लिखते हैं ना, कबीरधाम। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऊपर वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा शक्ति, ये आपका क्या हो जाएगा सारंगगढ़, ये आपका रायगढ़। ठीक है, ये सीधे हम लोग लेते हैं इसको मनेंद्रगढ़। एक्चुअली इसको हम लोग ऐसा टाइप से लेते हैं, ये ऐसा है, ये वाला पार्ट हमारा ऐसा है, थोड़ा सा ऐसा ऐसा है ना, दोनों। ये हमारा क्या है टोटल 33 जिला हो गया। आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है, छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन। तो भौतिक, अच्छा ऊपर का नाम लिख देता हूँ एक बार ना, ये मनेंद्रगढ़ हो गया, ये कोरिया, ठीक है, ये सूरजपुर, बलरामपुर, ये सरगुजा, और ये आपका क्या जाएगा जसपुर। ठीक है, हमारे पास छत्तीसगढ़ में 4 भौतिक प्रदेश है। इन चारों भौतिक प्रदेश का सबसे पहले हम लोग नाम लिखते हैं। सबसे पहले नाम हमारा क्या रहेगा, ये यहाँ पे देखिए मनेंद्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, इन तीनों के अलावा बलरामपुर का, अब देखो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये ऊपर वाला पार्ट हमारा उत्तर है, ये उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व वाला हिस्सा है, और ये पश्चिम वाला। अब इस हिस्से में देखिए बलरामपुर में अगर इसको उठा कर मैं ले जा रहा हूँ तो ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा बलरामपुर का पश्चिमी हिस्सा। वैसे अगर यहाँ पे रखूँ तो सरगुजा का उत्तरी हिस्सा। इसका मतलब हमारा पहला भौतिक विभाग, उसका नाम क्या है, भौतिक प्रदेश का नाम है पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड का पठार, अच्छा पूर्वी बघेलखंड का पठार इन द सेंस, यह बघेलखंड का पठार कहाँ फैला हुआ है, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में अगर ये हमारे पास ऐसा है मध्य प्रदेश, ये थोड़ा घोड़े के आकार का है ना मध्य प्रदेश हमारे पास, ये ऐसा हमारा मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पे जो पठार है उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे लगा है, किसमें, ये छत्तीसगढ़ में लगा है। हम लोग ऐसा तो है मध्य प्रदेश में, ये हमारा मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़। तो बघेलखंड के पठार का पूर्वी हिस्सा छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है। बघेलखंड के पठार का हिस्सा छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा पूर्वी बघेलखंड का पठार। इसका विस्तार देखेंगे तो हम लोग ये थोड़ा सा गोरेला पेंडा मरवाही भी लेगा, कोरबा का थोड़ा सा पार्ट लेगा, लेकिन काउंट नहीं करते हम लोग इसको, थोड़ा सा इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कोयला का बेल्ट मिलता है। ठीक है, ये होगा। अब सरगुजा का ये उत्तरी हिस्सा, हल्का सा उत्तरी हिस्सा, बलरामपुर का पश्चिमी हिस्सा, ये आपका क्या कहलाएगा पूर्वी बघेलखंड का पठार। मतलब अगर एक लाइन में देखा जाए तो पूर्वी बघेलखंड का पठार सरगुजा संभाग में फैला है। ठीक, लेकिन सरगुजा, जसपुर और बलरामपुर के, या तो जसपुर लेने की जरूरत नहीं, सरगुजा और बलरामपुर के पाट प्रदेशों को छोड़कर, ठीक है, पाट प्रदेशों को छोड़कर
ठीक, विस्तार हो गया। अब दूसरा हमारे खंड है, क्या नाम है हम लोग, जसपुर का पाट प्रदेश, जसपुर पाट प्रदेश। अब जसपुर पाट प्रदेश में क्या रहेगा, जसपुर रहेगा, सरगुजा का पाट प्रदेश रहेगा, बलरामपुर का पाट प्रदेश रहेगा, ये पाट प्रदेश में आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट वाले प्रभाग का नाम है हमारे पास, यहाँ पे आएगा ऐसा। ठीक है, इसको मैं दूसरा पार्ट लेता हूँ, छत्तीसगढ़ का मैदान। ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, छत्तीसगढ़ का मैदान। अब छत्तीसगढ़ के मैदान में क्या रहेगा, पहले हम लोग बार बार पढ़ते थे मोहला मानपुर तहसील को छोड़कर, लेकिन अब तो ये जिला बन गया, तो मोहला मानपुर को छोड़ देंगे, बाकी ये जो दुर्ग संभाग है, रायपुर संभाग है और बिलासपुर संभाग, ये तीनों की तीनों किसमें आएंगे, छत्तीसगढ़ के मैदान में आएंगे। और बाकी 7 जिला प्लस ये 8वां जिला हमारा मोहला मानपुर क्या कहलाएगा, दंडकारण्य पाट प्रदेश, मतलब दंडकारण्य प्रदेश। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ के 4 भौतिक भाग, पहला पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा जसपुर पाट प्रदेश, तीसरा महानदी का छत्तीसगढ़ का मैदान, और नेक्स्ट आपका क्या हो गया, दंडकारण्य। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रटते हैं। कैसे टाइप से रटते हैं, देखिए, पूर्वी बघेलखंड का पठार है, इसका नाम तो पूर्वी बघेलखंड हो गया। ठीक है, जसपुर का जसपुर, छत्तीसगढ़ का मैदान का छत्तीसगढ़, दंडकारण्य दंडकारण्य, इसका उपनाम होता है। उपनाम के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे जिसका नाम है बेसिन। आप सुने वो नदी बेसिन करके, हम लोग बार बार सोचते हैं व्हाट इज बेसिन, मैदान होता है क्या, नहीं, मैदान एक्चुअल में होता है, लेकिन इसको क्या होता है बेसिन। हम लोग घरों में, हमारे घरों में बेसिन होता है हाथ धोने के लिए, तो हाथ क्यों धोते हैं, उसमें पानी निकलने का रास्ता होता है, सेम टू सेम नदी का निकलने का रास्ता या नदी के बहने का रास्ता बेसिन कहलाता है। अब उस बेसिन के आसपास की मृदा उपजाऊ होता है, इसका वो मैदान बनता है। ठीक, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार का नाम क्या रहेगा आपके पास, सबसे पहले वहां पे हम लोग इसको बोलते हैं रिहंद बेसिन, कभी कभी हम लोग इस चीज को बोलते हैं क्या, सरगुजा बेसिन, मतलब केवल एक नदी नहीं निकलता, यहाँ पे हम बनास गोपद रिहंद तीनों नदी है इस कारण। ठीक है, जसपुर पाट प्रदेश में एक नदी जिसका नाम है कन्हार नदी, तो कन्हार बेसिन। उपनाम में पूर्वी बघेलखंड का उपनाम क्या रहेगा, रिहंद बेसिन, जसपुर का उपनाम कन्हार बेसिन, छत्तीसगढ़ के मैदान का नाम क्या रहेगा, सबसे बड़ी महानदी, तो यहाँ पे महानदी बेसिन लिखते हैं, महानदी बेसिन। दंडकारण्य में गोदावरी बेसिन, क्यों, क्योंकि इंद्रावती यहां से आएगी आपकी कालाहंडी से, जो बहेगी जगदलपुर से होते हुए यहाँ पे आएगी, भोपालपट्टनम में भद्रकाली में विसर्जित होगी, किस में विसर्जित होगी, गोदावरी नदी में। लेकिन गोदावरी किससे बड़ी है, इंद्रावती से बड़ी है, तो हमेशा क्या लेते हैं, गोदावरी अपवाह तंत्र या गोदावरी बेसिन। कभी कभी अगर आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, इंद्रावती बेसिन। क्लियर है, देखिए हम लोग एकदम ऐसा रट के चीजों को नहीं बनाएंगे, हमको थोड़ा सा एनालिसिस करने आना चाहिए। अगर यहाँ पे सरगुजा बेसिन नहीं दिया तो रिहंद बेसिन दे सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रमुख नदी रिहंद हो जाती है। ठीक है, अब महानदी बेसिन इसलिए क्योंकि यह महानदी सबसे बड़ी नदी भी है, और यहाँ पे, लेकिन देखिए यहाँ पे शिवनाथ नदी भी तो रहती है। ठीक है, हसदेव नदी आएगी, मान नदी आएगी, यहाँ पे डंकरी, संगरी, अरबा, बहुत सारी नदी है, लेकिन मुख्य नदी को इसमें क्या लिया जाता है, बेसिन में लिया जाता है। क्लियर है, चलिए अब देखो, इतने के बाद मैंने आपको मैप में बता दिया, ये वाला पार्ट हमारा क्या आ गया, पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये जसपुर पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान, और ये आपका क्या आ गया, दंडकारण्य प्रदेश। अब हम लोग कोई टेबल में नहीं पढ़ेंगे, चुपचाप इसको क्या करेंगे, एक एक चीजों को मैप में बनाते जाएंगे। आप एक काम करिएगा, किसी 4 टॉपिक को, जैसे कि 1 2 3 4, ये चारों टॉपिक हो गया, नाम, उपनाम, क्षेत्रफल और प्रतिशत। क्या हो गया, नाम, उपनाम, क्षेत्रफल और प्रतिशत। इसको सबसे पहले किस में लेंगे आप, एक मैप बनाइएगा। फिर दूसरा क्या करना, भूगर्भ, खनिज, मिट्टी, फसल, इसको एक मैप बनाना। तीसरा मैप क्या बनाना, चोटी, अपवाह तंत्र, ढाल और वर्षा, ये तीसरा मैप बनाना। मैप में आपको जल्दी ट्रेस होता है। ठीक है, इसको और बाद में और डील करना पड़ता है, मेंस में काम आता है जो डील करते हैं वो। अब तो ऐसा क्वेश्चन आता है जो प्री और मेंस में दोनों में आता है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हमने इसके क्या देख लिया, नाम भी देख लिया, उपनाम भी देख लिया। अब क्या करना, आप जो ये वाला पार्ट है उसके, ये बाकी मैप बना लिया, एक मैप को, मैप बनाने के बाद इसको डिलीट कर देना। ठीक है, दूसरा मैप मान लो छोटा सा ऐसा बनाना, आपको समझने के लायक बनाना। देखिए मैप बनाने का कुछ भी नहीं बनाइएगा, 2 चीज को ध्यान रखना, ये जो गरियाबंद पूंछ वाला इलाका है और ये मुंह वाला, कई लोग ऐसा बनाते हैं ना, ये बॉक्स में, ये भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसा कर लीजिए थोड़ा सा,
इससे क्या होता है कि आपको क्लियर होता है चीजों को हमको क्या करना है। ये गरियाबंद वाला हो गया, ये कोरिया वाला हो गया। क्लियर है? चलिए हमारा मैप ये तैयार है। ठीक, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर पाट प्रदेश, ऊपर में हमारे ये छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक, नीचे वाला आपका दंडकारण्य प्रदेश। अब इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले नाम हो गया, उपनाम हो गया, अब क्षेत्रफल देखते हैं। तो क्षेत्रफल हम देखेंगे इसका, यहीं पे लिखेंगे 21,863 वर्ग किलोमीटर। मतलब पूर्वी बघेलखंड का क्षेत्रफल कितना है, 21,863 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका आ जाएगा 62, एक मिनट, 21,863 6208, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका 68,064 किलोमीटर स्क्वायर, और ये आपका 39,060 किलोमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से 39,060 कर सकते हो, 68,000 कर सकते हो, जो आपको रटने में आसानी हो या जो आपको लिखने में याद हो। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। अब ये जो क्षेत्रफल है वो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो इसका प्रतिशत है 16.16%। मैं 16 बोल सकता हूँ क्या? ठीक है, 21,863 16 6208, इसको मैं कर सकता हूँ 4.59%, ये आपका 5.34%, और ये आपका 28.91%। ठीक है, अब देखो रट डालो इसको, पूर्वी बघेलखंड का पठार, इसका अन्य नाम क्या है, सरगुजा बेसिन या रिहंद बेसिन। ठीक है, फिर इसका क्षेत्रफल का 21,863, परसेंट में है 16 फिर जसपुर का पाट प्रदेश, कन्हार बेसिन 6208 4.59 459, आपको जैसा याद करना। छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन 68,064 50.34%। फिर से दंडकारण्य 39,060, ये आपका क्या हो जाएगा 28.91 या 28.9, कई कभी 29 लेते हैं, इसको 50 लेता है, लेकिन आपको एक्यूरेट याद करना है। क्यों आप पॉइंट में दशमलव करेंगे जब आपकी क्षमता है तो। ठीक है, आपकी क्षमता है 28.91 याद करने का, तो इसको 29 करने से क्या फायदा। ठीक है, आपको तो फैक्चुअल क्वेश्चन बनाना है फिलहाल। ये आपका एक मैप में हो गया। ठीक, एक मैप के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, ये आपको नेक्स्ट पेज में बनाना। ठीक है, इसे क्लियर हो रहा ना, आप चाहो तो सबके सबको एक मैप में बना सकते हो, कि जितना ज्यादा साफ सुथरा क्लियर बनाओगे आपको आसानी होगी, पढ़ने में मजा आता है। ठीक, अब भूगर्भ देखते हैं, तो जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है उसमें सर्वाधिक भूगर्भ में क्या रहेगा आपका, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। हम लोग भूगर्भ इन द सेंस क्या पढ़ते हैं, चट्टान। भूगर्भ का मतलब होता है चट्टान। ठीक, मैं आपको चट्टान मृदा सब बताऊंगा। अब यहाँ पे आपको मिलता है दक्कन ट्रैप, ये भी क्या आपका चट्टान है। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपको कडप्पा। ठीक है, नीचे वाले पार्ट में दंडकारण्य पार्ट में क्या पड़ेगा आपको, धारवाड़ ग्रेनाइट वनीस। ठीक है, अब चट्टान पढ़े तो चट्टान के अंदर क्या पढ़ लेते हैं, हम लोग खनिज पढ़ लेते हैं। गोंडवाना में आपको मिलेगा कोयला, पता है ना, कोरिया, चिरमिरी, सूरजपुर, ये सब कोयले के प्रसिद्ध है। दक्कन ट्रैप में आपको मिलेगा बॉक्साइट। कडप्पा में चूना पत्थर और डोलोमाइट, और भी बहुत सारी चीज मिलते हैं। ठीक है, धारवाड़ में लोहा और टीन। मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूं, चट्टान हो तो चट्टान में खनिज ही मिलते हैं। ठीक है, गोंडवाना में कोयला में, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर और कुछ नहीं मिल सकता, सब चीज मिलेगा। कडप्पा यहाँ चट्टान है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ कबीरधाम में, एकला में, चेलिका में वहां लोहा भी मिलता है, तो हम केवल इसको क्यों पढ़ रहे सर। देखिए, अगर आपका कभी क्वेश्चन आ गया 30 शब्दों में, क्या बोला जाएगा कि छत्तीसगढ़ के मैदान को 30 शब्दों में परिभाषित कीजिए या समझाइए, अब लिख दो कि क्या यहाँ पे केवल ये खनिज मिलता है, फिर कबीरधाम में ये मिलता है, फिर ये, ऐसा नहीं लिख सकते। आपको समराइज करके 30 शब्दों में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, इसको जितना विशेषता है उसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश करेंगे। इस कारण यहाँ पे विशेष जो स्पेशल चीज, उसको हम लोग तो देवभोग में वो भी मिलता है, हीरा भी मिलता है, तो हम यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, जो स्पेशल चीज रहता है या जो ज्यादा मात्रा मिलती है उसको क्या किया जाए, इसमें लिखा गया है। अब देखते हैं मिट्टी, देखते हैं
चट्टान टूटकर या अपर्दित होकर हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से क्या करते हैं, मृदा का निर्माण करते हैं। ठीक है, मृदा में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लाल पीली, लाल पीली, ये आपका क्या हो जाएगा, लेटेराइट, लेटेराइट, यहां पे भी है लाल पीली, और ये आपका क्या हो जाएगा, लाल दोमट, लाल दोमट या बलुई। ठीक, ये हो गया मिट्टी। अब मिट्टी में हम लोग क्या उगा सकते हैं, फसल। फसल में अब देखो लाल पीली इन द सेंस हमारे पास हमेशा क्या रहेगा, धान, लेकिन धान प्लस इसमें क्या करते हैं, मोटे अनाज। ठीक है, लेटराइट में बागवानी फसल, चाय, कॉफी, टमाटर, लीची, चीकू, लाल पीली मतलब धान, और एक करते गन्ना। ठीक है, अब यहां पे लाल पीली हम करेंगे मोटे अनाज। ठीक, ये चार चीज हमने पढ़ लिया। पहले चट्टान पढ़ लिया, पहले भूगर्भ मतलब चट्टान, फिर खनिज, फिर मिट्टी, फिर फसल। ठीक है, ये चारों का एक बन गया। इससे पहले हमने चारों का बनाया था। ठीक है, फिर से देखते हैं नाम में क्या रखा था, नाम उपनाम को रहने देते हैं। क्षेत्रफल देखते हैं 21,863, इसका प्रतिशत कितना था 1616, फिर क्या था 6208, इसका कितना था 4.59, इसका कितना प्रतिशत था, सॉरी क्षेत्रफल कितना था 68,064, और इसका क्षेत्रफल कितना था 50.34। यहाँ पे है 39,060, और इसका प्रतिशत कितना था आपका 28.91। ठीक, भूगर्भ में गोंडवाना, फिर दक्कन ट्रेप, कडप्पा, धारवाड़, फिर खनिज में कोयला, बॉक्साइट, लाल चूना और डोलोमाइट, यहाँ पे लोहा और टीन। फिर नेक्स्ट है मिट्टी, लाल पीली, लेटेराइट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई और दोमट मिट्टी। अच्छा एक चीज बताइए, हम लोग तो मिट्टी के 5 प्रकार पढ़ते हैं, यहाँ पे सिर्फ 4 लिख रहे हैं, तो कछारी मिट्टी भी हमको मिलता है, लेकिन जहाँ पे ज्यादा मात्रा है उसको हम लोग लिखे। क्लियर है, फिर से हम लोग अनाज लिखे। अब नेक्स्ट वाले 4 के पेयर में जाते हैं। ठीक, ऐसा पेयर में आप अलग अलग बनाओगे, पेज पलटते ही आपको क्या हो जाएगा, रिकॉल होते जाएगा चीजें। रिमाइंड करना ज्यादा जरूरी है, आपको समझ आना वो बात की बात है। आपके पेपर में आप नोट्स बनाते हैं या याद करते नहीं बैठ सकते, चीजों को देखकर आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। चलिए, थोड़ा सा मैप बिगड़ गया, कोई नहीं, आप लोग समझ जाओगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, चोटी, चोटी, अपवाह तंत्र, ढाल और वर्षा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक हमारे पास पर्वत है कोरिया में, देवगढ़ की पर्वत, देवगढ़ पर्वत। ठीक है, देवगढ़ में जिसकी ऊंची चोटी है लीलावनी, लीलावनी की ऊंचाई है 1033 मीटर। ठीक है, अब इस क्षेत्र में बलरामपुर है, बलरामपुर में एक स्थान है जिसका नाम सामरी कुसमी, सामरी कुसमी में एक पार्ट है जिसका नाम सामरी पार्ट, इसका ऊंचाई कितना है 1225 मीटर। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास मैकल में एक चोटी जिसका नाम है बदरगढ़, इसकी ऊंचाई है 1176 मीटर। और यहाँ पे दंतेवाड़े में नंदीराज, बेलाडीला की पहाड़ी जिसका चोटी नंदीराज, नंदीराज की ऊंचाई है 1210 मीटर, 1210 मीटर। देखिए मैंने कभी अभी केवल क्या लिखा है, इसकी ऊंचाई लिखा है। आप चाहो तो इसमें नाम लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे नाम क्यों नहीं लिखा, ताकि आप रिमाइंड करो। फिर से देखना, हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, पूर्वी बघेलखंड की ऊंची चोटी देवगढ़ की पहाड़ी में स्थित है जिसका नाम है लीलावनी। क्लियर, इसका हमारे पास क्या है, ये हमारा क्या हो गया, जसपुर पाट प्रदेश। जसपुर पाट प्रदेश में हमने पढ़ा बलरामपुर जिला के सामरी कुसमी तहसील में एक क्या है, सामरी पाट है जिसकी ऊंची चोटी का नाम है गौरलाटा। क्लियर, नेक्स्ट है महानदी बेसिन। महानदी बेसिन में क्या करेंगे, मैकल पर्वत है, कवर्धा राजनांदगांव में, कवर्धा में है हमारी ऊंची चोटी बदरगढ़। ठीक है, कभी कभी इसको बंदरगढ़ भी बोला जाता है, लेकिन बदरगढ़ जिसकी ऊंचाई कितनी है 1176 मीटर। इसके नीचे हमारे पास क्या 1210 मीटर की ऊंचाई लिए हुए बेलाडीला की पहाड़ी जिसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है, नंदीराज। क्लियर, चलिए अब यहाँ पे चोटी का नाम हमने क्या लिखा था, देवगढ़, देवगढ़ की पहाड़ी में क्या है लीलावनी। ठीक, फिर यहां पे है आपका सामरी पाट में, सामरी पाट में क्या है गौरलाटा।
गौरलाटा, और ये गौरलाटा होने के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद यहाँ पे हमारा मैकल, मैकल की ऊंची चोटी का नाम है बदरगढ़, जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर। ये है हमारा बेलाडीला की पहाड़ी, बेलाडीला की पहाड़ी, बेलाडीला पहाड़ी की ऊंची चोटी का नाम है नंदी राज। क्लियर, चीजें याद करिए। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, अपोहा तंत्र। कौन कौन सा अपोहा तंत्र आते हैं? सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट हमारे पास आएगा सोनगंगा अपोहा तंत्र। सोन नदी, ये सोनगंगा अपोहा तंत्र। जैसे कि गंगा नदी है, गंगा नदी में मिलती है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा का उद्गम भी होता है किसका था? सोन का। तो सोन नदी हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तर से बहती है, जिसमें यहाँ की रिहंद नदी, बनास, गोपद, बिजाल नदी आकर मिलती है। ठीक है, ये सब के सब नदी कहाँ जाकर मिल रहे? सोन नदी में। इसका उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोन गंगा अपोहा तंत्र या सोन नदी अपोहा तंत्र, सोन गंगा या सोन नदी अपोहा तंत्र। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कन्हार नदी का है। ठीक है, लेकिन देखिए कन्हार नदी यहाँ पे जाती है। एक चीज और याद रखना, इसके अलावा यहाँ पे झारखंड के पास शंख नदी का प्रवाह होता है, जो हमारे किस में आते हैं? ब्राह्मणी अपोहा तंत्र में। ब्राह्मणी अपोहा तंत्र में यह बीच का आपको सबको पता है महानदी अपोहा तंत्र, महानदी अपोहा तंत्र। ये आपका गोदावरी अपोहा तंत्र, गोदावरी अपोहा तंत्र। देखिए कन्हार नदी वापस क्या मिल जाती है इसमें, मतलब कन्हार नदी क्या होता है? प्रॉपर एक ही नदी नहीं है, जो हमारे सरगुजा की जीवन दायिनी क्या है? कन्हार नदी हो जाएगी, सॉरी जसपुर की। लेकिन ये जो नदी है उसका अपोहा तंत्र हम लोग कन्हार अपोहा तंत्र नहीं पढ़ते। हमारे भारत, हमारे छत्तीसगढ़ में 5 अपोहा तंत्र पढ़ते हैं। पहला आपका महानदी, दूसरा गोदावरी अपोहा तंत्र नीचे वाला, तीसरा सोनगंगा, चौथा यहाँ पास नर्मदा वाला अपोहा तंत्र, पांचवा ब्राह्मणी का शंख नदी अपोहा तंत्र। ठीक है, तो उस अपोहा तंत्र, हम केवल नदी का नाम नहीं लिख रहे। ठीक है, ये अपोहा तंत्र सोनगंगा, ब्राह्मणी अपोहा तंत्र, हम लोग देखो यहाँ पे कुछ पार्ट को नर्मदा अपोहा तंत्र लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन नर्मदा का वैल्यू यहाँ पे से कम है, महानदी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, ये आपका गोदावरी अपोहा तंत्र। अब देखते हैं ढाल। यहाँ की नदी ऊपर की ओर जा रही है, मतलब इसका ढाल क्या हो जाएगा? उत्तर की ओर। इसका ढाल कहाँ पे हो जाएगा आपका? उत्तर की ओर। इसका ढाल, सॉरी ढाल लिख दिया ना मैं, इसका ढाल होगा आपका उत्तर की ओर। इसका कहाँ पे होगा? दक्षिण पूर्व की। ईब नदी निकलती है, ऐसी जाती है दक्षिण, पहले नीचे जा रही दक्षिण, फिर किसकी ओर जा रही? पूर्व की ओर। ये वाली महानदी किस में ओर जा रही है? महानदी ऐसा जाती है ना, तो ये हमारा पूर्व की ओर। इसका अपोहा तंत्र क्या हो जाएगा? आप ये ऐसा आ रहा है, मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे? पश्चिम दक्षिण लिख लेते हैं, पश्चिम दक्षिण लिख लेते हैं। ठीक, अगर आपके पास लोकेशन ट्रेस हो कि महानदी कैसे जा रही क्या, तो आप ये भौगोलिक पाठ को आराम से बना सकते हैं, केवल देखते चलिएगा। ठीक, अब ढाल के बाद वर्षा देख लेते हैं। वर्षा में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। वर्षा हमारे पास जो ये पूर्वी बघेलखंड का पठार है उसमें होता है 125 से 150 सेंटीमीटर। देखो एक चीज याद रखिएगा, जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है वो किस में होता है? किलोमीटर स्क्वायर। आयतन, आयतन होता है किलोमीटर या मीटर के क्यूब में होता है ना, जिसका भी यूनिट है क्यूब में रहता है। उसका ऊंचाई, पर्वत की ऊंचाई हमेशा किस में रहेगा? मीटर में रहेगा। ठीक, और वर्षा का माप हम लोग क्या करते हैं? वर्षा को सेंटीमीटर और मिलीमीटर में, दोनों में नापते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने केवल बदरगढ़ की ऊंचाई 1176 लिखे है, तो 1176 किलोमीटर नहीं करना, 1176 मीटर है। क्लियर? चलिए 125 से 150 मीटर इसका हो जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर। फिर इसका हो जाएगा 176 सेंटीमीटर लगभग। ठीक, इसमें भी 125 से 150 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हो जाएगा 167 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? औसत वर्षा है। वर्षा भी आपको एकदम प्रॉपर नहीं है, औसत वर्षा है, क्योंकि देखिए सामरी पार्ट में अच्छा वर्षा होता है, यहाँ पे अबुझमाड़ में अच्छा वर्षा होता है, मैकल रीजन में तो वर्षा कम होता है
है ना, वृष्टि छाया प्रदेश है। तो हम सब चीज को क्या ले रहे हैं, जो चीजें हैं वो क्या है, औसत में है। एकदम से उस चीज को ये नहीं करना कि सर ऐसा क्यों बताया करके। ठीक, जब हम लोग वर्षा को प्रॉपर पढ़ेंगे तब एक एक स्थान का पढ़ेंगे कि हाँ सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे, कम वर्षा कहाँ पे। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या हुआ, आपका सबका एक साथ कंप्लीट रिवीजन या व्यू देखते हैं। चलिए सबसे पहले नाम, पूर्वी बघेलखंड पठार, जसपुर पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकारण्य। उपनाम क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले सरगुजा बेसिन या रिहंद बेसिन, कन्हार बेसिन, महानदी बेसिन, गोदावरी या इंद्रावती बेसिन। क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा 21,863 6208, क्या है आपका 21,863 क्षेत्रफल, मतलब क्या हो जाएगा किलोमीटर में 21,863 6208 68,064, ये आपका क्या हो जाएगा 39,060। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रतिशत में क्या हो जाएगा आपका 16%, 16.16। ठीक है, फिर आपका 4.59%, फिर आपका क्या हो जाएगा 50.34%, फिर आपका क्या हो जाएगा 28.91%। भूगर्भ में क्या है, सबसे पहले पूर्वी बघेलखंड में गोंडवाना, ठीक, फिर जसपुर में क्या हो जाएगा दक्कन ट्रैप, यहां वाले छत्तीसगढ़ के मैदान में आपका क्या हो जाएगा कड़प्पा और आर्कियन दोनों लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, दंडकारण्य में आपके पास क्या रहेगा धारवाड़ या ग्रेनाइट। ठीक, एक्चुअल में धारवाड़ चट्टान का उद्गम पढ़ेंगे ना तो ग्रेनाइट व नीच चट्टान के अपरदन से होता है। ठीक, खनिज गोंडवाना में कोयला, क्या रहेगा कोयला, दक्कन में क्या रहेगा बॉक्साइड, ये अगर प्लेस आपको क्लियर हो गया ना, फिर अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि बॉक्साइड कहाँ मिलता है आपके पास, ये आपको पता है जसपुर के क्षेत्र में, जसपुर का तहसील आपको पता है, जसपुर का, सरगुजा का, बलरामपुर का, आपको एक तहसील कहाँ का दे दी जांजगीर चांपा का या बिलासपुर का, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, ये यहीं पे क्लियर होगा, ये आपका बेस है। ठीक है, कड़प्पा में चूना डोलोमाइट के लिए हम लोग पढ़ते हैं ना, बिलासपुर का हेनरी माइंस डोलोमाइट, यहाँ पे आपका लोहा और टीन ना केवल। चलिए नेक्स्ट मिट्टी में लाल पीली, फिर लेटेराइट, लाल पीली, नीचे क्या है लाल दोमट या बलुई। ठीक, फिर फसल में क्या हो जाएगा धान और मोटे अनाज, यहाँ पे बागवानी फसल, यहाँ पे फिर से धान पर गन्ना करते हैं, यहाँ पे धान और मोटा अनाज, यहाँ पे लास्ट वाले मोटे अनाज। ठीक है, फिर क्या करेंगे चोटी में देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे मैकल में आपका देवगढ़ जिसकी ऊंचाई कितनी है 10.33 मीटर। फिर इसमें क्या है आपका सामरी पार्ट में 12.25 मीटर। ठीक, इसमें आपका बदरगढ़ ये कबीर धाम वाले पार्ट में रहेगा, बदरगढ़ में 11.76 मीटर। ठीक है, नंदीराज दंतेवाड़ा की जगह मतलब बैलाडीला में क्या हो जाएगा नंदीराज, इसका ऊंचाई कितना है 12.10 मीटर, ये ऊंचाई हो गया। अब अपोहा तंत्र में सोनगंगा अपोहा तंत्र, ब्राह्मणी अपोहा तंत्र, महानदी अपोहा तंत्र, नीचे क्या है गोदावरी अपोहा तंत्र। चलिए ढाल में देखेंगे, ये सबसे पहले उत्तर की ओर जाएगा क्योंकि सब नदी ऊपर की ओर जा रही है, ये दक्षिण पूर्व, ये पूर्व की ओर, ये क्या जाएगा पश्चिम दक्षिण की ओर। ठीक, वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर, 167 सेंटीमीटर, 176 सेंटीमीटर है वो, फिर 125 से 150, फिर ये आपका 167 सेंटीमीटर। ये आपका कंप्लीट क्या हो गया छत्तीसगढ़ का भौतिक प्रदेश का एनालिसिस एक साथ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में छत्तीसगढ़ का पूर्वी बघेलखंड के पठार का विस्तार देखेंगे। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से बेसिन है, पूर्वी बघेलखंड में कितने पहाड़ है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उन सबको करेंगे। ठीक है, चलिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अगर इस वीडियो से संबंधित कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।